हेलो एवरीबॉडी। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड अपनी प्रिपरेशंस को बहुत अच्छे से कंटिन्यू कर रहे होंगे। माई सेल्फ पीयूष भावा एंड आई एम हियर विद द टॉपिक ऑफ एडवांस बैंक मैनेजमेंट। लास्ट वीडियो में हम एडवांस बैंक मैनेजमेंट सब्जेक्ट की इन स्टार्ट कर चुके थे एंड जिसमें हमने मॉड्यूल 1 को सबसे पहले उठाया है। मॉड्यूल ए में हम चैप्टर नंबर ए को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ के कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम शुरुआत करेंगे और आज ही की इस वीडियो में हम ख़त्म भी करेंगे हमारा चैप्टर नंबर 2 ऑफ मॉड्यूल ए, जिसका नाम है सैम्पलिंग टेक्निक्स। अब सैम्पलिंग टेक्निक्स में हमें क्या पढ़ना है, मैं आपको उसका एक छोटा सा ओवरव्यू देता हूँ, देन वी विल प्रोसीड विद द स्लाइड्स। हमने पिछले चैप्टर में ये पढ़ा था कि स्टैटिस्टिक्स क्या है। स्टैटिस्टिक्स में हम डेटा को कलेक्ट करते हैं, एनालाइज करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, टैबुलेट करते हैं, देन हम उससे प्रेजेंट करते हैं, देन हम मीनिंगफुल कंक्लूजन्स को ड्रॉ करते हैं। ये पूरा काम क्या होता है, हमारे किस प्रोसेस में किया जाता है स्टैटिस्टिक्स में। अब स्टैटिस्टिक्स का पहला जो हमारा स्टेप था, वो पहला स्टेप क्या था हमारे पास? कलेक्शन ऑफ डेटा। कलेक्शन ऑफ डेटा में हमें डेटा कलेक्ट करना था। अब सबसे बड़ी दिक्कत आती है, अगर हमारे पास जो डेटा कलेक्ट करना है वो बहुत ही ज़्यादा ऑब्जर्वेशंस का कलेक्ट करना है, तो हम कैसे करेंगे? वह ये दिक्कत हमारे पास सामने आती है। तो इसी दिक्कत को जब हम पार पाने के लिए जब टेक्निक्स को यूज़ किया जा रहा था, उसमें से एक टेक्निक लिख ली थी सैम्पलिंग, और अब हम सैम्पलिंग को ही पढ़ने जा रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर। सबसे पहले हमें यह समझना है कि सैम्पलिंग का मतलब क्या है। तो सैम्पलिंग इज अ प्रोसेस used in statistical analysis in which a predetermined number of observations are taken from a larger population. For example, आपकी लोकेलिटी में 1000 लोग रहते हैं एंड आपको ये जानना है उन 1000 में से कितने लोग जिम जाते हैं। ठीक है, अब ये आपको ये जानना था कि इस 1000 लोगों में से, 1000 तो चलो एक छोटा नंबर हो गया, हम मान लेते हैं 1 लाख लोग आपके लोकेलिटी में रहते हैं और आपको ये जानना है उसमें से कितने परसेंट लोग जिम जाते हैं। तो आप क्या 1 लाख लोगों के पास जाकर डेटा कलेक्ट करेंगे? अगर आप ये करने जाएंगे तो आपका टाइम का वेस्टेज होगा, आपके मनी का वेस्टेज होगा। तो आप क्या करेंगे इससे बेटर कि आप 1 लाख में से कुछ सर्टेन लोगों को चूज करेंगे और उन सर्टेन लोगों को चूज करके आप देखेंगे कि इनमें से कितने परसेंटेज लोग जिम जाते हैं। आप अपना फाइनल आंसर उस बेसिस पे निकालेंगे। तो ये जो प्रोसेस हमने की, इन 1 लाख लोगों में से कुछ एक नंबर को उठाया, प्री डिटर्मिन नंबर को उठाया एक लार्जर पॉपुलेशन में से, इसको हम कहते हैं सैम्पलिंग। हम दोबारा से डेफिनेशन पढ़ते हैं इसके लिए कि सैम्पलिंग इज अ प्रोसेस यूज्ड इन स्टैटिस्टिकल एनालिसिस इन विच अ प्री डिटर्मिन नंबर of observations are taken from a larger population. अब सैम्पलिंग दो टाइप की होती है। पहली टाइप होती है आपकी रैंडम सैम्पलिंग या फिर प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, और दूसरी होती है आपकी नॉन रैंडम या जजमेंट सैम्पलिंग। तो सबसे पहले हम रैंडम सैम्पलिंग को समझते हैं कि होती क्या है। रैंडम सैम्पलिंग का सिंपल सा मतलब यह है, एक ऐसी सैम्पलिंग, एक ऐसी टाइप की सैम्पलिंग जहां पर सभी के सभी ऑब्जर्वेशंस जो आपकी हैं, सभी के सभी आइटम्स जो आपकी पॉपुलेशन में हैं, उनके सेलेक्ट होने के चांसेस इक्वल हैं। आई रिपीट, रैंडम सैम्पलिंग एक ऐसी सैम्पलिंग होती है जहां पर जितने भी आइटम्स आपके पॉपुलेशन में प्रेजेंट हैं, उनके सेलेक्ट होने के चांसेस इक्वल होते हैं। इसे हम कहते हैं रैंडम सैम्पलिंग। और अगर उनके चांसेस इक्वल नहीं होते सेलेक्ट के, उनके चांसेस इक्वल नहीं होते सिलेक्शन के, उसे हम कहते हैं नॉन रैंडम सैम्पलिंग या फिर judgment sampling. So now let's read the definition. A probability sampling method is any method of sampling that utilizes some form of random selection. In order to have random selection method, you must set up some process or procedure that assures that the different units in your population have equal probabilities of being chosen. मतलब अगर उनकी इक्वल प्रोबेबिलिटीज हैं, इक्वल चांसेस हैं ऑफ बीइंग चोजन एज अ सैंपल, तो इस टाइप के मेथड को हम क्या कहते हैं? रैंडम सैम्पलिंग। और नॉन रैंडम सैम्पलिंग में क्या होता है? अ टाइप ऑफ डेटा वेयर ऑल द एलिमेंट्स डू नॉट हैव इक्वल प्रोबेबिलिटीज ऑफ सिलेक्शन। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा कि सैम्पलिंग है क्या और सैम्पलिंग कितने टाइप की होती है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है आपका टाइप्स ऑफ रैंडम सैम्पलिंग। अब हमें यह समझ आ गया कि सैम्पलिंग क्या है। सैम्पलिंग दो तरह की है, रैंडम और नॉन रैंडम। अब हमें यह जानना है कि जो रैंडम सैम्पलिंग में कितने तरीके ऐसे हैं जिसमें आप
जिससे आप अपने सैंपल को इकट्ठा कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। सबसे पहले आपको पढ़ना है सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग में आप कोई भी मेथड यूज नहीं करते, आप डायरेक्टली पॉपुलेशन को देखते हो और कोई भी रैंडम चीज को सिलेक्ट करते हैं। जस्ट अ सेकंड, आई एम सॉरी, लेट्स प्रोसीड। हम पढ़ रहे थे सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग में आप क्या करते हैं, आप पॉपुलेशन को देखते हैं और पूरे पॉपुलेशन में से रैंडमली किसी भी आइटम को सिलेक्ट करते हैं और उन्हें साइड में रख देते हैं एज अ सैंपल। यही चीज यहां पे लिखी हुई है। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग सेलेक्ट सैंपल बाय मेथड्स दैट अलाउ each possible sample to have equal probability of being picked and each item in the entire population to have equal chance और being included in the sample। इसमें हमें कोई मेथड का यूज नहीं करना होता, इसमें हम डायरेक्टली बस पॉपुलेशन को देखते हैं, उसमें से किसी भी आइटम को रैंडमली सिलेक्ट कर देते हैं, उससे हम क्या निकालते हैं, अपना सैंपल निकाल लेते हैं। दूसरा मेथड है आपका सिस्टमेटिक सैंपलिंग। सिस्टमेटिक सैंपलिंग में क्या होता है कि आप पहले अपनी जो जितने भी एलिमेंट्स हैं आपके पॉपुलेशन में, आप उन्हें अरेंज करते हैं। अरेंज कैसे करते हैं, या असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में, या फिर आप टाइम के बेसिस पे करते हैं कि जो पहले हुआ है, जिसकी अकरेंस पहले हुई है, आप उसे पहले करते हैं, या आप उसे ज्योग्राफिकल रीजन के अकॉर्डिंग अरेंज करते हैं। सबसे पहले आप क्या करते हैं, बस डेटा को अरेंज करते हैं। डेटा को अरेंज करने के बाद आप किसी nth आइटम को सिलेक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक कॉलेज में 2000 बच्चे हैं। अब उन 2000 बच्चों में से आपको सिलेक्ट करना है डेटा किन्हीं भी 100 बच्चों का। तो आप क्या कहेंगे कि जो 2000 बच्चे हैं वो क्लास वाइज खड़े हो जाओ या हाइट वाइज खड़े हो जाओ। उसके बाद आप कहोगे कि हर 10वां बच्चा साइड में आ जाओ। इससे क्या होगा, जो आपने 2000 बच्चे थे उसमें से हर 10वां बच्चा, यानी पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, ये बच्चे छूटेंगे, सीधा 10वां बच्चा सामने आएगा। फिर ऐसे 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, ये बच्चे छूटेंगे, 20वां बच्चा सामने आएगा। इस तरीके से आप हर nth स्टूडेंट, यानी हर 10th स्टूडेंट, हर 10वें स्टूडेंट को आप साइड में लेके आएंगे टू सेलेक्ट एज अ सैंपल। इस टाइप की सैंपलिंग को आप क्या कहते हैं, सिस्टमेटिक सैंपलिंग। तीसरी टाइप की आपकी सैंपलिंग होती है स्ट्रेटाफाइड सैंपलिंग। स्ट्रेटाफाइड सैंपलिंग में क्या होता है, हम अपने पॉपुलेशन को होमोजीनियस ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। हम क्या करते हैं, अपने पॉपुलेशन को होमोजीनियस ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं और फिर उन होमोजीनियस ग्रुप्स में से हम इक्वल नंबर ऑफ आइटम्स को उठाते हैं टू सेलेक्ट एज अ सैंपल। तीसरा टाइप का होता है आपका क्लस्टर सैंपलिंग। इसमें क्या करते हैं, हम पूरे की पूरे पॉपुलेशन को अगेन होमोजीनियस ग्रुप्स में डिवाइड नहीं करते। अब हम क्या करते हैं, पूरे के पूरे पॉपुलेशन को हम डिवाइड करते हैं अलग अलग ग्रुप्स में और फिर किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप को ही उठा लेते हैं एज अ सैंपल टू स्टडी फॉर आवर फर्दर स्टडीज। आई होप आपको टाइप्स ऑफ रैंडम सैंपल भी क्लियर हुआ होगा। अब एक बार इसे इनकी डेफिनेशंस को रीड कर लेते हैं। सिंपल रैंडम सैंपलिंग हम रीड कर चुके थे, सिस्टमैटिक सैंपलिंग को रीड करते हैं। इन सिस्टमैटिक सैंपलिंग एलिमेंट्स आर सेलेक्टेड फ्रॉम द पॉपुलेशन at uniform level that is measured in time, order और space। यूनिफॉर्म लेवल का मतलब क्या था, एवरी nth आइटम, जिसका मैंने आपको अभी एग्जांपल दिया था कॉलेज के स्टूडेंट्स वाला। नेक्स्ट है आपका स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग। स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग की डेफिनेशन क्या है, टू यूज स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग वी डिवाइड द पॉपुलेशन इनटू रिलेटिव homogeneous groups called strata, then we draw an equal number of elements from each strata। ये जो आपकी स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग है ये बहुत इंपॉर्टेंट बन जाती है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके बेसिस पे आपके क्वेश्चंस बनने के चांसेस बहुत हाई हैं। नेक्स्ट है आपका क्लस्टर सैंपलिंग। क्लस्टर सैंपलिंग में क्या होता है, वी डिवाइड द पॉपुलेशन इनटू ग्रुप्स और क्लस्टर एंड देन सेलेक्ट अ रैंडम सैंपल ऑफ दीज क्लस्टर्स। यानी इन जो क्लस्टर्स हमने बनाए इसमें से कोई एक पूरा क्लस्टर हम ले लेंगे एज अ सैंपल। आई होप आपको अब टाइप्स ऑफ रैंडम सैंपलिंग भी क्लियर हुआ होगा। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। जस्ट अ सेकंड, आई एम सॉरी। हाँ, अब हमें पढ़ना है कॉन्सेप्ट ऑफ स्टैंडर्ड एरर। जब हम सैंपलिंग कर रहे थे तो सैंपलिंग करते हुए हमने एक चीज का ध्यान दिया कि हम क्या कर रहे हैं, पूरे के पूरे पॉपुलेशन को स्टडी नहीं कर रहे हैं, हम पॉपुलेशन का एक पर्टिकुलर पार्ट उठा रहे हैं और उस पर्टिकुलर पार्ट को हम स्टडी कर रहे हैं। यही चीज से हमारे पास गलती के चांसेस आते हैं। गलती के चांसेस कैसे आते हैं, मान लीजिए जो सैंपल मैंने कलेक्ट किया था, जैसे अभी हम जिम वाली बात कर रहे थे,
मान लीजिए जो मैंने सैंपल कलेक्ट किया था उसमें मेरे 50% से ज़्यादा लोग ऐसे थे जो 18 से कम थे। अब 18 ईयर से कम जिम बहुत ही कम लोग जाते हैं, तो मेरा जो डेटा था वो यहाँ पे मैनिपुलेटेड आ गया क्योंकि मैंने सैंपल गलत कलेक्ट किया था। यही चीज़ होती है आपकी स्टैंडर्ड एरर का कॉन्सेप्ट, कि जो आपने सैम्पलिंग प्रोसेस में जो आपके चांसेस ऑफ एरर हैं, क्यों? क्योंकि आप सैम्पलिंग में अपने सैंपल को कलेक्ट कर रहे हैं। अगर आपने सैंपल के कलेक्शन में ही, सैंपल के सिलेक्शन में ही आपने कोई गलती कर दी, तो आपके जो फाइनल आंसर आएंगे वो भी गलत आएंगे, जो आपने कंक्लूजन्स ड्रॉ किए वो भी गलत होंगे। तो इसकी वजह से क्या हो सकता है, आपके पूरे के पूरे जो आपने कंक्लूजन्स ड्रॉ करने वाले थे वो गलत हो जाएंगे और आपकी जो सिचुएशन है वो आपके फेवर में नहीं आएगी। तो इस चीज को कौन समझाता है? आपका स्टैंडर्ड एरर। अब हम स्टैंडर्ड एरर को एक बार यहां से पढ़ लेते हैं। क्या लिखा हुआ है? स्टैंडर्ड एरर मीन्स द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन्स विच मेजर्स, यहां पे आपका विच आएगा, which measures the extent to which the means vary because of a chance of error in sampling process। अब एक बार इस डेफिनेशन की मैं आपको एनालिसिस बता देता हूं। स्टैंडर्ड एरर क्या है? ये स्टैंडर्ड डेविएशन है ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। जो आपके हमने सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन किए थे उनके जब हम मीन निकालेंगे तो ये उसका स्टैंडर्ड डेविएशन है, और ये मेजर करता है कि कितने एक्सटेंट से, यानी कितना वेरी कर रहा है आपका एक्चुअल मीन और आपका मीन। आई रिपीट, जो आपका एक्चुअल पॉपुलेशन का मीन है और जो आपका सैंपल का मीन है, ये किस एक्सटेंट से वेरी कर रहे हैं, ये कौन मेजर करता है? आपका स्टैंडर्ड एरर। नाउ अब इससे आगे हम कंटिन्यू करते हैं। Thus, a standard error indicates not only the size of chance of error, but also the accuracy we are likely to get if we use the sample statistic to estimate a population statistic। इसका मतलब क्या है कि जो आपका स्टैंडर्ड एरर है वो सिर्फ ये नहीं बताता कि क्या साइज है, क्या चांसेस हैं एरर के, बट ये भी बताता है साथ में कि क्या एक्यूरेसी है आपके सैंपल की। अगर हम इस पर्टिकुलर सैंपल को यूज कर रहे हैं पूरे पॉपुलेशन के कंक्लूजन्स को ड्रॉ करने के लिए, तो क्या एक्यूरेट हमें कंक्लूजन्स मिलेंगे, ये भी बताता है आपका कौन? स्टैंडर्ड एरर। नाउ लेट्स प्रोसीड विद द नेक्स्ट टॉपिक, जो कि आपका स्टैंडर्ड एरर से ही रिलेटेड है। अब स्टैंडर्ड एरर जो है वो दो तरीके से निकाला जाता है। एक होता है इनफाइनाइट पॉपुलेशन के लिए होता है, और दूसरा होता है आपका फाइनाइट पॉपुलेशन के लिए। सबसे पहले हमें यह पढ़ना है कि इनफाइनाइट पॉपुलेशन के लिए किस तरीके से निकाला जाता है। ये इनफाइनाइट पॉपुलेशन के लिए निकाला जाता है जो स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय रूट एन। आई रिपीट, किस तरीके से निकाला जाता है? स्टैंडर्ड डेविएशन बाय रूट एन। यहां पर जो ये स्टैंडर्ड डेविएशन है ये किसका है? सैंपल का स्टैंडर्ड डेविएशन है। और जो ये रूट एन है, एन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल। तो इस फॉर्मूला का यूज करके आप क्या निकाल सकते हैं? स्टैंडर्ड एरर फॉर इनफाइनाइट पॉपुलेशन। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। अब हमने ये पढ़ा कि इनफाइनाइट पॉपुलेशन के लिए कैसे निकाल सकते हैं, तो अब हमें फाइनाइट पॉपुलेशन के लिए भी निकालना है। वो कैसे निकलेगा? स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय रूट एन होल मल्टीप्लाई बाय रूट ऑफ एन माइनस एन डिवाइडेड बाय एन माइनस वन। यहां पर जो आपका स्मॉल एन है वो क्या था? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल। और जो आपका कैपिटल एन है वो आपका किसे सिग्निफाई कर रहा है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पॉपुलेशन। और ये फॉर्मूला भी आपका इंपॉर्टेंट बन जाता है फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो ये जो दो फॉर्मूला हैं, हमने सबसे पहले अभी तक क्या पढ़ा है इस पूरे चैप्टर में? पहले हमने पढ़ा कि सैम्पलिंग होता क्या है, फिर हमने पढ़ा कि रैंडम सैम्पलिंग क्या है, नॉन रैंडम सैम्पलिंग क्या है। उसके बाद हम आए, हमने ये देखा कि टाइप्स ऑफ रैंडम सैम्पलिंग कौन सी होती है, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, सिस्टमैटिक, स्ट्रेटिफाइड, क्लस्टर। ये चार तरीके से आप रैंडम सैंपल को कलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा स्टैंडर्ड एरर क्या होता है, उसकी डेफिनेशन को समझा। स्टैंडर्ड एरर की दो कैलकुलेशन होती हैं, पहला होता है इनफाइनाइट पॉपुलेशन के लिए और दूसरा होता है फाइनाइट पॉपुलेशन के लिए। अभी तक हम ये पढ़ चुके थे। अब आपको यहाँ पर एक चीज बहुत क्लियरली दिख रही होगी, वो ये है
कि आपका इनफाइनाइट पॉपुलेशन में आप कुछ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो वो आपका फाइनाइट पॉपुलेशन के लिए आ रहा है स्टैंडर्ड एरर। एक बार फिर से देखिए, आपका स्टैंडर्ड एरर का फॉर्मूला ये है फॉर इनफाइनाइट पॉपुलेशन, ये आपका फॉर्मूला है फॉर इनफाइनाइट पॉपुलेशन, और ये फॉर्मूला है, सॉरी, और ये फॉर्मूला है फॉर फाइनाइट पॉपुलेशन। तो आप इनफाइनाइट वाले फॉर्मूला में इस चीज को ऐड मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ऐड की जगह सॉरी, इस चीज को आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो क्या आ जा रहा है आपका फाइनाइट पॉपुलेशन वाला फॉर्मूला। यही है आपका नेक्स्ट टॉपिक कि फाइनाइट पॉपुलेशन मल्टीप्लायर क्या होता है। फाइनाइट पॉपुलेशन मल्टीप्लायर होता है आपका रूट ऑफ n माइनस एन डिवाइडेड बाय n माइनस वन। तो जो आपका स्मॉल n है वही रिप्रेजेंट कर रहा है आपका नंबर ऑफ आइटम्स इन सैंपल, और जो कैपिटल N है वो रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ आइटम्स इन पॉपुलेशन। आई होप आपको यहां तक भी क्लियर हुआ होगा। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है आपका इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक। इस चैप्टर में आपके दो टॉपिक्स और हैं, जिन टॉपिक्स को मैं आपको कवर कराऊंगा प्रोबेबिलिटी वाले चैप्टर के साथ। एक है आपका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन वाला टॉपिक, और एक आपका है प्रोबेबिलिटीज रिलेटेड टू सैंपल। ये दोनों जो आपके टॉपिक हैं ये मैं आपको प्रोबेबिलिटी वाले चैप्टर के साथ कवर कराऊंगा, इसलिए ये जो चैप्टर है आपका वो बहुत ही क्रिस्प तरीके से कंप्लीट हो जाता है इस टॉपिक को करने के बाद। जस्ट अ सेकेंड, सॉरी, लेट्स मूव ऑन टू दिस टॉपिक, जो है आपका सेंट्रल लिमिट थ्योरम। अब सेंट्रल लिमिट थ्योरम आपसे क्या कहती है? द मीन ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मीन will be equal to the population mean regardless of sample size। सेंट्रल लिमिट थ्योरम आपसे ये कह रही है कि आपने सैंपल साइज कितना भी लिया हो, आपने सैंपल साइज कितना भी लिया हो, सैंपल का मीन और पॉपुलेशन का मीन ये इक्वल होने चाहिए। अगर ये इक्वल हैं तो ये सेटिस्फाई कर रहे हैं सेंट्रल लिमिट थ्योरम को, अगर नहीं है तो ये क्या कर रहे हैं, सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं सेंट्रल लिमिट थ्योरम को। अब क्या कहते हैं सेंट्रल लिमिट थ्योरम, इससे हम एनालिसिस क्या कर सकते हैं कि एज द सैंपल साइज इंक्रीजेस द सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मीन विल अप्रोच नॉर्मेलिटी रिगार्डलेस ऑफ द शेप ऑफ द पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। इसका सिंपल सा मतलब यह है कि जैसे जैसे आप सैंपल साइज को बढ़ाएंगे, जैसे जैसे आप सैंपल साइज को बढ़ाएंगे, वैसे वैसे जो आपका मीन ऑफ सैंपल है वो अप्रोच करेगा मीन ऑफ पॉपुलेशन को, क्योंकि आपने जैसे ही सैंपल साइज बढ़ाया, अगर आपका पहले पॉपुलेशन है 1 लाख, आपका पहला सैंपल था 1000, जैसे ही आप उसे 1000 से 10,000 करेंगे तो वो मीन ज्यादा क्लोज आएगा किसके, 1 लाख वाली पॉपुलेशन के। यही चीज आप किससे एनालाइज कर पा रहे हैं, सेंट्रल लिमिट थ्योरम से। उसके बाद दिस रिलेशनशिप बिटवीन द शेप ऑफ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन एंड द शेप ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मीन इज कॉल्ड सेंट्रल लिमिट थ्योरम। जो आपकी यही रिलेशनशिप है पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन के शेप की और सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन के शेप की, इसे ही हम सेंट्रल लिमिट थ्योरम कहते हैं। और इसी के साथ आपका ये चैप्टर भी होता है खत्म। इसमें आपके दो टॉपिक रहते हैं, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन और प्रोबेबिलिटीज रिलेटेड टू सैंपल। ये दोनों टॉपिक आपको प्रोबेबिलिटीज के साथ कराए जाएंगे, क्योंकि अभी हमने प्रोबेबिलिटी पढ़ा नहीं है, इसलिए उन टॉपिक्स को अभी करना हमारे लिए फीजिबल नहीं होगा। आई होप आपको ये चैप्टर भी बहुत अच्छे से समझ आया होगा। इफ यस, then please like the video and press the subscribe button. Thank you so much.